सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड सबसे पहले तो आप सभी को बिलेटेड हैप्पी होली। आई नो होली जा चुकी है बट तब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो आप सभी को मेरी तरफ से अब हैप्पी होली। और अब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, तो आज है डे 21 एंड yesterday आई हैव रीड अ शॉर्ट स्टोरी नेम्ड द क्वीन ऑफ स्पेड्स बाय अलेक्जेंडर पुश्किन। तो ये जो स्टोरी है ये वर्ल्ड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरीज में से एक है। तो आज हम इस कहानी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कहानी है ये पूरी गैम्बलिंग के ऊपर आधारित है और इस कहानी में टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं, 5 मेन कैरेक्टर्स। इस कहानी का जो पहला कैरेक्टर है वो है नारुमोव। नारुमोव एक कैवलरी ऑफिसर है। एक्चुअली ये जो वर्ड कैवलरी है ये एक फ्रेंच वर्ड कैवल से लिया गया है जिसका मतलब है हॉर्स। तो हमारा जो नारुमोव है वो एक घुड़सवार अधिकारी है और साथ ही साथ ये गैम्बलिंग की होस्टिंग भी करता है। और ये कहानी नारुमोव के घर से ही शुरू होती है। तो हमारा सेकंड कैरेक्टर है हरमन। हरमन जो कि इस कहानी का मेन लीड है और साथ ही साथ ये एक जर्मन पर्सन है। और हरमन बहुत ही सोबर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन है। ये अपने दोस्तों के साथ तो रहता है लेकिन कभी भी गैम्बलिंग नहीं करता। ये अपने बिहेवियर के लिए जाना जाता है। एंड हमारा जो थर्ड पर्सन है वो है पावेल टॉम्स्काय, जिसे हम इस कहानी में टॉम्स्काय के नाम से जानेंगे। तो जो हमारा टॉम्स्काय है वो हरमन का फ्रेंड है और साथ ही साथ इनकी जो दादी माँ है वो एक टाइम में काफ़ी फेमस गैम्बलर हुआ करती थी, बट उन्होंने अब गैम्बलिंग बंद कर दी है। तो इस कहानी में टॉम्स्काय ने अपनी दादी माँ की गैम्बलिंग की कहानियों के बारे में बताया है और साथ ही साथ उसने अपनी दादी माँ की विनिंग ट्रिक्स का भी जिक्र किया है, जिसकी वजह से स्टोरी में क्लाइमैक्स आता है। एंड हमारा फोर्थ कैरेक्टर है काउंटेस एना, जो कि टॉम्स्काय की ग्रैंड मदर है और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया वो ग्रेटेस्ट गैम्बलर्स में से एक थी अपने टाइम में। और इस टाइम पर वो एक 80 साल की ओल्ड वुमेन है और उन्होंने अब गैम्बलिंग बंद कर दी है। हमारा फिफ्थ कैरेक्टर है लिसा। एक्चुअली इनका नाम काफ़ी बड़ा है तो इस कहानी में हम इन्हें लिसा के नाम से जानेंगे। लिसा जो कि काउंटेस एना की वॉर्ड है और इस कहानी में इन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है और आगे चलकर ये हरमन से अट्रैक्ट भी होती हैं। तो अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है नारुमोव के घर से, जहाँ पर नारुमोव और उसके साथियों ने अपनी पूरी ठंडी की रात गैम्बलिंग में बिता दी। और ये वही साथी हैं जो नारुमोव के अंडर काम करते हैं। तो अगली सुबह ठीक 5 बजे नारुमोव सबके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करता है और ब्रेकफास्ट के टाइम पे जो टीम उस रात जीती हुई होती है वो टीम तो खुशी से खा रही होती है अपना ब्रेकफास्ट, बट जो टीम हार गई होती है वो लोग मायूस होकर कॉर्नर में बैठे रहते हैं। उन प्लेयर्स की भीड़ में से एक आदमी को काफ़ी मायूस सा बैठा हुआ देखता है। वो उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो प्लेयर कोई और नहीं बल्कि हमारा लीड रोल हरमन होता है। तो हरमन उससे कहता है कि यार मेरा लक ना इन सब मामलों में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ, जितना भी शांत रहने की कोशिश कर लूँ, बट मुझे पता है मैं कभी यहाँ जीतने नहीं वाला, इसीलिए मैं गैम्बलिंग नहीं करता। तभी नारुमोव उससे पूछता है कि तू हमारे साथ कल से लेकर अब तक सुबह के 5 बजे तक हमारे साथ हो। यहाँ सभी गैम्बलिंग कर रहे हैं लेकिन तुमने कल रात से लेकर अभी तक ना तो कोई गैम्बलिंग की और ना ही कोई बेट लगाई। ऐसा कैसे है? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कभी गैम्बलिंग करने का? हरमन नारुमोव के सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि मुझे देखो गैम्बलिंग करना तो बहुत पसंद है, इट्स एक्चुअली अट्रैक्ट्स मी, पर मैं शायद ही अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ों का सेक्रीफाइस ऐसी अनसर्टेन चीज़ के लिए करना चाहूँगा, तो मैं ही नहीं कर सकता। तभी हरमन और नारुमोव की ये कन्वर्सेशन टॉम्स्काय सुन रहा होता है। वो पास आकर कहता है कि हो सकता है तुम किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हो, तो तुम्हारा तो मुझे समझ में आता है, लेकिन मेरी दादी माँ ने क्यों बंद कर दी गैम्बलिंग करना? तभी नारुमोव उससे कहता है कि तुम्हारी दादी माँ एक 80 साल की बुढ़िया है, तो हो सकता है समय के साथ साथ उनका इंटरेस्ट बदल गया हो और वो अब गैम्बलिंग नहीं कर पा रही हो।
मुझे तो इस बात में कोई भी सरप्राइज़ नहीं लग रहा, तो तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? तब टॉम स्काई नर्वस से कहता है, लग रहा है तुमने मेरी दादी माँ की कहानी नहीं सुनी है। रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। तब टॉम स्काई उन लोगों को अपनी दादी माँ की कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि ठीक आज से 60 साल पहले मेरी दादी माँ पेरिस गई थी। वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि वहाँ के लोग उनकी सुंदरता को देखने के लिए गलियों में भीड़ लगा लिया करते थे। इवन शी वॉज द ऑल फैशन एट दैट टाइम। मतलब जो दादी माँ ने पहना है वही अब वहाँ का ट्रेंड बन जाता था, ऐसा फैशन। और उन्हें वहाँ के लोग मॉस्को वाइट वीनस कहकर बुलाते थे। इसलिए जो मॉस्को वाइट वीनस है ये एक रशियन फ्रेज़ है, जहाँ पर वीनस जो है ये एक गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी को रिफर करता है। वाइट है, इट्स एक्चुअली रिफर्स टू द टू थिंग्स। फर्स्ट वन, someone who is from the city of Moscow, which is in Russia, and second one is having the quality of mineral Moscow white, which is colorless. देखा जाए तो टर्म मॉस्को वाइट वीनस का मतलब अ ब्यूटिफुल गॉडेस लाइक वुमन फ्रॉम मॉस्को है, जो कि एक रशियन फ्रेज है, जैसा कि मैंने बताया। और ये फ्रेज ऑथर के द्वारा इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ऑथर खुद एक रशियन था। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए टॉम स्काई सबको बताता है कि उस टाइम के जितने भी ग्रेट प्लेयर्स हुआ करते थे गैम्बलिंग के, वो फेरो गेम खेला करते थे। एक दिन किसी ओकेजन पर दादी माँ गैम्बलिंग खेलने के लिए गई होती हैं और उस दिन उनकी गैम्बलिंग ड्यूक के साथ होती है। ड्यूक के साथ गैम्बलिंग खेलते हुए वो अपना सारा पैसा गैम्बलिंग में हार जाती हैं और साथ ही साथ उनके ऊपर काफ़ी बड़ा कर्जा चढ़ जाता है, जिस बारे में वो अपने हस्बैंड से बात करती हैं और उन्हें बताती हैं, बट ही टोटली रिफ्यूज़ टू पे। तो इस वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तब उन्हें अपने एक दोस्त की याद आती है, कॉन्सेंट। तब वो अपने दोस्त के लिए एक लेटर लिखती हैं और उस पर वो लिखती हैं कि उन्हें एक अर्जेंटली मीटिंग करनी है उनके साथ। तब कुछ दिनों बाद कौन उनसे मिलने के लिए आता है और तब वो अपनी सारी कहानी कौन से बताती हैं कि कैसे वो गैम्बलिंग में अपना सारा पैसा हार गई और उनके हस्बैंड ने उनका साथ देने से मना कर दिया। अब वो पूरी तरीके से कौन पर निर्भर है। कौन उनसे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, पर मुझे पता है कि जब तक तुम वो पैसे मुझे लौटा नहीं देती तब तक तुम परेशान रहोगी। तो मेरे पास एक और रास्ता है जिसमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। तब कौन उन्हें एक ऐसा सीक्रेट बताता है विच एनी ऑफ अस वुड गिव अ गुड डील टू नो। कौन से मिलने के अगले ही दिन दादी माँ फिर से गैम्बलिंग खेलने जाती हैं और इस बार भी ड्यूक ही डीलर होता है। ड्यूक के साथ खेलते हुए वो बार बार जीती जाती हैं और बहुत जल्दी अपने डेथ से बाहर भी आ जाती हैं। ये कहानी सुनकर सारे प्लेयर्स चौंक गए। तभी हरमन ने कहा कि मुझे तो लगता है तुम्हारी दादी माँ ने कोई चीटिंग करी हुई है। हो सकता है उन्होंने किसी कार्ड पर मार्क का निशान बना दिया हो और इस वजह से वो सारे कार्ड्स पहचान रही हो। तभी टॉम स्काई कहता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हरमन उस पर सवाल उठाता है कि तुम्हारे पास एक दादी माँ है जिन्हें विनिंग कार्ड्स के बारे में पता है और तुमने अभी तक उसका पता भी नहीं लगाया, ऐसे कैसे? टॉम स्काई कहता है कि मेरी दादी के 4 बेटे थे जिसमें से एक मेरे पिता थे, पर उन्होंने उनमें से किसी को भी इस विनिंग कार्ड्स के बारे में नहीं बताया। पर एक बार मेरे अंकल ने मुझे इस बारे में थोड़ा सा बताया था कि जब वो एक बार गैम्बलिंग में 3000 रूबल्स हार गए थे तब वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और उस टाइम दादी माँ को उन पर दया आ गई और दादी माँ ने उन्हें उन विनिंग कार्ड्स के बारे में बताया और उनसे कसम खिलवाई कि वो दोबारा इस ट्रिक को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। और वो अगले ही दिन गैम्बलिंग खेलने गए और फिर उन्होंने अपना सारा कर्जा वहाँ पर उतार दिया और जो कि अब वो मर भी चुके हैं। टॉम स्काई की बातों पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। टॉम स्काई ने सोचा कि क्यों ना मैं हरमन को दादी माँ से मिला देता हूँ, तो सबको खुद ही यकीन हो जाएगा। वो दादी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है कि दादी माँ, मैं आपको किसी इंसान से मिलाना चाहता हूँ, बदले में मैं आपको अगले थर्सडे नाइट पर एक बॉल पार्टी पे लेके जाऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो दादी माँ कहती, ठीक है, तुम मुझे उस इंसान से मिला दो, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, पर बदले में तुम्हें मुझे पक्का थर्सडे नाइट को बॉल पार्टी में लेकर जाना होगा। ये बात खिड़की पर बैठी लिसा सुन रही होती है। टॉम स्काई के वहाँ से जाने के बाद कुछ देर बाद हरमन खिड़की के पास आता है, लिसा को देखता है और लिसा भी उसे देखती है। वो वहाँ पर खड़ा होकर स्माइल करता है और लिसा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है।
एक्चुअली टॉम स्काई के द्वारा सुनाई गई कहानी से अब धीरे धीरे हरमन के मन में लालच आने लग गया। उसने सोचा कि क्यों ना, अगर मैं अच्छा बनकर दादी माँ के सामने प्रेजेंट होऊंगा तो मुझे खुद ही राज बता देंगी। वो सोचता है कि मैं लिसा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता हूँ और उसके थ्रू दादी माँ तक पहुँच जाऊँगा और फिर वो मुझे खुद ही वेडिंग कार्ड्स का ट्रिक बता देंगी। वो रोज़ वहाँ पर आता, लिसा को देखता, स्माइल करता और फिर चला जाता। हरमन लिसा से एक मीटिंग अरेंज करने के लिए कहता है जहाँ पर वो दोनों बैठकर एक दूसरे से बातें कर सकें। तब लिसा उसे एक लेटर भेजती है जिस लेटर में लिखा होता है कि आज हम सब एम्बेसडर बॉल में जाएंगे और वहाँ पर हम करीब 2 बजे तक रुकेंगे, तो तुम 11:30 के आसपास वहाँ पर आना और अगर तुम्हें वहाँ कोई मिलता है तो तुम कह देना कि तुम्हें ग्रैंड माँ काउंटेस से मिलना है, और अगर तुम्हें कोई नहीं मिलता तो तुम सीढ़ियों से सीधा ऊपर आना और ऊपर आते वक्त लेफ़्ट मुड़ जाना। लेफ़्ट की तरफ तुम तब तक चलते रहना कि जब तक तुम्हें वहाँ कोई डोर नहीं मिल जाता। डोर से जब तुम अंदर आओगे तो वो दादी माँ का बेड चैम्बर होगा। बेड चैम्बर में एक और डोर होगा जहाँ से तुम कॉरिडोर की तरफ आ सकते हो। कॉरिडोर से आती हुई सीढ़ियाँ सीधा मेरे सिटिंग रूम तक आती है, जहाँ पर वहाँ मैं तुम्हें मिलूँगी। उसी रात हरमन 1 घंटे पहले वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद बिना किसी डिफ़िकल्टी के वो दादी माँ के बेड चैम्बर तक पहुँच जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद वो दूसरे गेट से बाहर जाने के बजाय वहीं बैठकर छिप जाता है और ग्रैंड माँ काउंटेस को वेट करता है। थोड़ी देर बाद ग्रैंड माँ काउंटेस कुछ सर्वेंट के साथ अंदर आती हैं व्हील चेयर पर। सर्वेंट्स उन्हें छोड़कर वापस चले जाते हैं और ग्रैंड माँ अपने व्हील चेयर से उठकर एक चेयर पर बैठ जाती हैं, एक रॉकिंग चेयर पर। रॉकिंग चेयर मीन्स ये। तो उस चेयर पर बैठने के बाद वो अपनी आंखें बंद करती हैं और स्विंग करना शुरू कर देती हैं आगे पीछे। तो ये देखने के बाद हरमन तुरंत अपनी छिपी हुई जगह से वापस बाहर आता है और दादी माँ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दादी माँ उसे उसकी आहट सुनकर अचानक से अपनी आंखें खोल देती हैं और उसे बस घूर कर देखती रहती हैं। हरमन उन्हें बहुत कामली कहता है कि मैं यहाँ पे आपका कोई भी हार्म नहीं पहुँचाने आया हूँ, मैं बस यहाँ आपसे कुछ फेवर मांगने आया हूँ। हरमन की बात सुनकर ग्रैंड माँ कोई भी रिएक्शन नहीं देती हैं, वो साइलेंटली बस उसे देखती ही रहती हैं। हरमन को लगता है कि शायद ये बहरी हैं, तो वो उनके और नज़दीक जाकर वही बात रिपीट करता है और लिपसिंग काफ़ी स्लोली करता है ताकि वो उसे पढ़ पाए। फिर भी दादी माँ का कोई रिएक्शन नहीं होता है। हरमन को गुस्सा आता है और वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ बस आपसे वो 3 विनिंग कार्ड्स के बारे में जानने के लिए आया हूँ। आप ही हैं जो मेरी किस्मत बदल सकती हैं। हरमन जैसे ही कुछ आगे कहने वाला रहता है, दादी माँ उसकी बात काट कर कहती हैं कि देखो ऐसा कुछ नहीं था, ये सब बस एक मजाक था, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। बट हरमन उनसे कहता है मुझे पता है ये मजाक नहीं था, मुझे उन सभी के नाम याद हैं जिनकी आपने मदद की थी। अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो मैं आपको फोर्स करूँगा बताने के लिए। इतना कहकर वो अपने पॉकेट से एक पिस्टल निकालता है, जिसे देखकर दादी माँ ये समझ जाती हैं कि ये उनका आखिरी टाइम है। वो अपने सर को पीछे करती हैं और अपने हाथों से खुद को प्रोटेक्ट करती हैं और वो पिस्टल को देखती ही रहती हैं कि उतनी देर में उनके हाथ नीचे गिर जाते हैं, विच मीन्स कि वो मर जाती हैं। एक्चुअली में क्या हुआ था कि वो पिस्टल देखते ही मर गई थी। वो इतना डर गई कि वो उसे देखते ही मर गई, जबकि हरमन ने पिस्टल अभी तक चलाई भी नहीं थी। हरमन ये सब देख के डर जाता है और वो तुरंत दादी माँ का हाथ रब करने लगता है कि शायद वो उठकर खड़ी हो जाए या फिर वो जाग जाए, बट शी वॉज डेड। जहाँ एक तरफ हरमन और ग्रैंड माँ काउंटेस का सीन चलता रहता है, वहीं दूसरी तरफ लिसा अपने रूप में हरमन के वहाँ ना होने पर एकदम रिलैक्स बैठी रहती है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि लिसा क्यों रिलैक्स्ड है, उसे तो परेशान होना चाहिए राइट, क्योंकि उसी ने हरमन को वहाँ बुलाया था लेटर में लिख के। बट हुआ यूँ कि जब तक हरमन काउंटेस के रूम में था तब तक टॉम स्काई लिसा के रूम में चला जाता है और उसे हरमन के बारे में अवेयर कर देता है। वो उसे बताता है कि क्या तुम्हें याद है वो लड़का जो स्ट्रीट के बाहर रहता था, हरमन। ही इज़ एक्चुअली हैज़ अ प्रोफाइल ऑफ नेपोलियन एंड अ हार्ट ऑफ मेफिस्टोफेलिस। एक्चुअली जो ये वर्ड है मेफिस्टोफेलिस, ये एसोसिएटेड है एक स्कॉलर से जिसका नाम था फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट ने अपनी सोल की कीमत पर शैतान से एक सौदा किया था, यानी कि डेविल से।
और वो उसका एज अ एजेंट काम किया करता था। तो यहाँ पे हरमन को मेफिस्टोफेलिस इसलिए कहा गया है क्योंकि उसे एज अ बेरुकिया दिखाया गया है। ऐसा कहता है कि उसके ऊपर टोटल 3 क्राइम चार्जेस हैं और तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं होगा, मैंने इस बारे में पता किया है। तो लिसा कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? वैसे तो वो डरी रहती है, बट फिर भी वही क्वेश्चन टॉम स्काई से करती है। टॉम स्काई उससे कहता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसके इंटेंशन तुम्हें लेकर ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें यूज़ कर रहा है, तो तुम उससे दूर रहो। लिसा ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि मैंने कितना फुलिश रिएक्ट किया है, मैं उसकी बातों में कैसे आ गई और मैंने इतना इमेच्योर कैसे बिहेव कर लिया। वो काफ़ी ज़्यादा टॉम स्काई जैसे ही उससे कुछ आगे और बताने वाला रहता है तभी तुरंत हरमन गेट से अंदर आता है, जिसे देख कर लिसा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो पीछे हटकर खड़ी हो जाती है। वो धीरे से उससे पूछती है तुम अभी तक कहाँ थे? तो हरमन उससे जवाब देता है इन द बेड चैम्बर ऑफ काउंटेस एंड शी इज़ डेड। वो इतना कामली उससे कहता है कि वो शॉक हो जाती है। वो कहती है तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तो कहता है वो सच में मर गई है। ये सुनकर लिसा रोने लगती है। हरमन उससे कहता है कि मुझे लगता है शायद वो मेरी वजह से मरी है। लिसा उस पर बहुत चिल्लाती है। वो कहती है कि तुमने बस मेरा यूज़ किया है और तुम्हें मेरा प्यार नहीं चाहिए था, तुम्हें बस पैसा चाहिए था और तुम मेरे थ्रू काउंटेस तक पहुंचना चाहते थे। तुम एक इंसान नहीं, तुम मॉन्स्टर हो। और उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ। वो बहुत ज़्यादा रोई और उसने कहा पहले मैं तुम्हारे साथ यहाँ से बाहर जाने वाली थी, लेकिन अब मैं यहाँ से अकेले जाऊँगी और तुम भी अकेले जाओगे। वो इतना कहकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। काउंटेस का फ्यूनरल मनाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आते हैं, इवन टॉम स्काई, लिसा और हरमन, तीनों के तीनों वहाँ पर होते हैं। कैसेट के अंदर से काउंटेस अपनी एक आँख खोल लेती है। ये देखकर हरमन बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर कर पीछे हट जाता है। इसके बाद हरमन एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ जाकर वो खाना खाता है, वो ड्रिंकिंग भी करता है। उसके बाद वो अपने घर वापस जाता है। अचानक से उसे लगता है कि उसकी विंडो से कोई उसे देख रहा है, बट अचानक से वो चीज़ गायब हो जाती है। उसे लगता है कि शायद मैंने ड्रिंक की हुई है तो शायद मुझे कोई वहम हो रहा होगा, तो वो उस तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन तभी अचानक से उसकी डोर की तरफ किसी के बढ़ते हुए कदमों की आवाज़ आती है, मानो जैसे किसी ने बहुत ही ज़्यादा लूज स्लीपर्स पहने हो और वो आगे बढ़ रहा हो गेट के पास। ये सुनकर हरमन थोड़ा डर जाता है, बट वो आखिरकार हिम्मत करके जाकर अपने गेट का दरवाज़ा खोलता है। गेट खोलते ही उसके सामने एक सफ़ेद कपड़े में एक औरत खड़ी रहती है और वो उसके नज़दीक आती रहती है। जैसे जैसे वो पास आती रहती है हरमन को उसका चेहरा समझ में आता रहता है, लाइक फैमिलियर लगता है, लाइक उसे कहीं तो देखा है उसने। जैसे ही वो उसके एकदम पास आती है हरमन उसे देखकर डर जाता है। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि काउंटेस का था। काउंटेस उसके सामने आती है और उससे कहती है कि मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारे पास आई हूँ, केवल तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरी करने के लिए। तुम जानना चाहते थे ना कि विनिंग कार्ड्स कौन कौन से हैं? तो 3, 7 एंड एस, ये तीनों कार्ड्स विनिंग कार्ड्स हैं और इन 3 कार्ड्सों को तुम्हें 24 घंटे के बीच में यूज़ करना है। लाइक तुमने एक कार्ड यूज़ किया तो 24 घंटे बाद ही तुम दूसरा कार्ड यूज़ करोगे, फिर उसके 24 घंटे के बाद तुम तीसरा कार्ड यूज़ करोगे और इन तीनों कार्ड्स को यूज़ करने के बाद तुम ये गेम कभी नहीं खेलोगे। ये कहकर वो गायब हो जाती है। हरमन बहुत ज़्यादा डर जाता है। जैसा कि हमें पता है कि एक इंसान के माइंड में कभी भी 2 फिक्स आइडियाज़ एक टाइम पर नहीं रह सकते, तो हरमन ये सारी चीज़ें भूल जाता है, बस एक चीज़ याद करता है कि कैसे वो इन तीनों कार्ड्स का फ़ायदा उठा सके, जिसके लिए उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्योंकि उसने ये भी सोच लिया कि पैसे कमाने के बाद वो यहाँ से पेरिस चला जाएगा और वहाँ जाकर एक नई ज़िंदगी जिएगा जहाँ से वो इन सारे एम्बैरसमेंट से बाहर निकल सके। एक दिन नारुमा ने फिर से गैम्बलिंग की होस्टिंग की और उस गैम्बलिंग में उसने हरमन को भी इनवाइट किया। तो उसने नारुमा से कहा कि आज वो गैम्बलिंग खेलेगा। तो नारुमा ने एक एक्सपीरियंस इंसान को उसके साथ बैठाया फ़ैरो खेलने के लिए। तो फ़ैरो खेलने से पहले उसकी एक डील डिसाइड की गई कि वो कितने पैसे कार्ड्स पर लगाएगा। हरमन ने एक कार्ड के पीछे एक चौक से कुछ अमाउंट लिखा।
जिसको डीलर ने पूछा कि तुमने उसमें कितना अमाउंट लिखा है। उसने कहा 40,000 रूबल्स। हरमन ने अपने पॉकेट से एक चेक निकाला और उसमें 40,000 रूबल का चेक बनाया और उसे सामने रखा और उसने कहा अब मुझे एक कार्ड चूज़ करने दो। उसने एक कार्ड चूज़ किया जो कि कार्ड था ट्रे। तो वो ये बाजी जीत जाता है और उसके पैसे डबल हो जाते हैं। ये देख कर वहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं। और फिर अगले दिन 24 घंटे बाद हरमन फिर से गेम खेलने आता है और इस बार वो 94,000 रूबल लगाता है और इस बार भी वो 7 कार्ड चूज़ करने की वजह से ये गेम जीत जाता है। अगले दिन हरमन फिर से गेम खेलने जाता है और इस बार सबको ये पता होता है कि हरमन फिर से ये गेम जीतेगा। इस गैम्बलिंग में अपने सारे पैसे लगा देता है और डीलर्स के साथ डील करता है। वो फिर से एक कार्ड चूज़ करता है। वो कार्ड चूज़ करने पर उस कार्ड को पलट कर नहीं देखता, बिना पलटे। वो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहता है कि वो जब कार्ड चूज़ करता है उसको बिना पलटे हुए डेस्क पर वापस रख देता है। वो कहता है मैं फिर से जीत गया, मैंने एस चूज़ किया है। तभी भीड़ में से जो आदमी उसे देख रहा होता है वो उससे कहता है योर क्वीन इज किल्ड। ये सुनकर हरमन बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो अपना हाथ उठाकर अपना कार्ड देखता है तो उसने एस की जगह पर द क्वीन ऑफ स्पेड चुना होता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो सोचता है इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई, मुझे तो पता था कि कौन सा कार्ड चूज़ करना है। अपने कार्ड को देखता है तो उसमें जो क्वीन बनी होती है वो उसकी तरफ देखकर विंक करती है, जिसे देखकर हरमन चिल्लाता है द ओल्ड लेडी। और सभी लोग उसे देखकर शांत हो जाते हैं। भीड़ में से सब लोग उसके लिए बाहर जाने का रास्ता बनाते हैं और वहाँ से हरमन बाहर चला जाता है। फिर से कार्ड खेला जाता है, फिर से गैम्बलिंग होती है, बट हरमन अब वहाँ से जा चुका था। इन सब चीज़ों के बाद एट द लास्ट हरमन अब पागल हो चुका था। उसका सब कुछ जा चुका था। वो अब किसी हॉस्पिटल में भर्ती था। वहाँ पर वो किसी से कोई बात नहीं करता था। वो बस अकेले में एक ही चीज़ बार बार रिपीट करता रहता था, द ट्रे 7 एस, द ट्रे 7 क्वीन। और यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जुआ कभी किसी का नहीं हुआ और इससे बस लोग केवल लालची होते चले जाते हैं। ये कैसे किसी इंसान का बिहेवियर चेंज कर देता है और उसे कितनी गलतियां करने पर मजबूर कर देता है, इस कहानी में ये दिखाया गया है। तो हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैं ऐसी स्टोरीज आपको और पढ़कर सुनाऊँ। अदरवाइज़ ये मेरी लास्ट होगी, फर्स्ट एंड लास्ट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो आपको पता है आपको वीडियो को शेयर करना है और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी थी। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं अपनी सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और या तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरे ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है मैंने, वहाँ जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।